नमस्कार क्लास 10th के स्टूडेंट से डियर स्टूडेंट से प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय भाइयों बहनों दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का आज हम जो आपका सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक का पेपर हुआ था उसका हम पूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप पूरी वीडियो को अवश्य देखें जिससे आपकी मदद होगी। जैसा कि आपको पता है या नहीं है, तो आपका जो वार्षिक पेपर होगा यानी बोर्ड परीक्षा, तो सामाजिक विज्ञान का उसमें से जो आपका अर्धवार्षिक है उसमें से और त्रैमासिक में से मिलाकर का लगभग लगभग 80% आपका पेपर में पूछा जाएगा। तो आप एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लें जिससे आपका जो अर्धवार्षिक का पेपर है उसका फुल 100% सही जो सॉल्यूशन आपको मालूम हो जाए। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर इन सॉल्यूशंस को अपनी कॉपी में लिख लें, या नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए याद हो जाएगा। आप पूरी वीडियो ना देखें, लंबी हो जाएगी, लेकिन जो सही विकल्प चुनिए, जो वैकल्पिक प्रश्न है वह अवश्य देख लीजिए। आपके लिए यह टेंशन नहीं लेना कि वीडियो लंबी हो रही है, क्योंकि आपको पढ़ना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पूरी वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन आप सही विकल्प चुनिए, या खालिस्तान वगैरह है तो देख ही लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखना कि हमारा उत्तर जो हैं वह किस प्रकार है। तो पहला हमारा जो प्रश्न था वह था आपका 80 नंबर का क्वेश्चन, यानी 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर था। 3 घंटे का समय इस प्रकार आपका दिया गया है, और तो नीचे उत्तर दिया गया है, देखते जाएंगे हम। तो चलिए पहला था प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न था पहले का, भारत में शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ग नंबर का। कौन सा? पंजाब और हरियाणा। दूसरा है एक एले समतुल्य है, तो इसका उत्तर था 53.5 cm फाई वर्ग, यानी उत्तर ऑप्शन नंबर आपका घा। तो आप अपने मिलाते जाएं कि आपने क्या लगाया था और आप अगर चाहें तो इसे कॉपी में लिख लें या स्क्रीनशॉट लेकर लिख लें। वीडियो को रोककर आगे चलते हैं। तीसरा है श्रीलंका के जातीय समुदाय में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सहेली। क्या? गा नंबर का सहेली। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसमें आपने क्या टिक लगाया था। सर्वाधिक बाल स्त्री अनुपात वाला राज्य है, तो उत्तर हो जाएगा घा नंबर का मेघालय। जल्दी देखते हैं आगे का। 5वां नंबर का है हमारा, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। औपचारिक में कौन सा शामिल नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा नंबर का नियोक्ता। अब कोपरा से क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा घा नंबर का क्या अनि घा नंबर का सॉरी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए खालिस्तान देख लेते हैं। खालिस्तान देख लेते हैं। तो खालिस्तान में संयुक्त वन प्रबंधन सर्वप्रथम खालिस्तान राज्य में लागू किया गया था। तो उत्तर में है क्या है? उड़ीसा। कहाँ सर्वप्रथम? कहाँ किस राज्य में? उड़ीसा। इधर क्या भर देना है? उड़ीसा। 1988 में उड़ीसा राज्य ने सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का पहला प्रस्ताव पास किया। दूसरा खालिस्तान है क्या है? हथियारबंद आदिवासी संघर्ष खालिस्तान में समाप्त हुआ। तो कब हुआ था? 1924 में। अब है तीसरा, BMI खालिस्तान का मापक है, तो आपका आंसर में इधर भरा जाएगा पोषण का मात्रक है। चौथा है राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून खालिस्तान में लागू किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2005 में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में खालिस्तान भाषाओं को रखा गया है, तो उत्तर हो जाएगा 22 भाषाओं को रखा गया है। अब अगला खालिस्तान है 6वां, मैग्नेटाइट लोहे अयस्क में लोहांश खालिस्तान प्रतिशत होता है, तो उत्तर में भरना है 70%। फिर है 7वां, यंग यूरोप की स्थापना खालिस्तान में हुई, तो भरना है 1833 में। अगला देखते हैं क्या है हमारी सही जोड़ी थी, तो आपकी गलत जोड़ी ये है, इसकी सही जोड़ी नीचे दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सही जोड़ी का। तो ये है जेम्स हरग्रीव्स सूची बा। जेम्स पहला है, जेम्स हरग्रीव्स। 2 नंबर का ऑप्शन है इसका स्पिनिंग जेनी। सिटी फोर्ट एरिया, इसका आपका मिलान करना था सासे इल्तुतमिश। तीसरा है इफ्रो अमेरिकी। आ है टॉमी स्मिथ।
बहुराष्ट्रीय कंपनी, इसका मिलान करना था फा से नाइकी। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, बा है बांगरी मथाई। रेट हॉल, इसका हो जाएगा ई लंबी संकीर्ण, ई यानी लंबी संकीर्ण सुरंग। आप अपने जो उत्तर हैं क्या आप टिक लग करके आए थे, मिला के आए थे, जरूर मिला लें। और अगला है प्रश्न चौथा, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है, प्रथम राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। 1992 में ब्राज़ील में। दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकृत करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। अब है हमारा तीसरा क्या है, 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का नाम लिखिए। राष्ट्रीय दल का नाम क्या है? तृणमूल कांग्रेस। चौथा है हमारा प्रश्न, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन का आधार क्या है? आधार बताना है आधार क्या है? तो उत्तर में हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। उद्यमों यानी इंडस्ट्रीज। अब है पांचवा, सन 1883 में फ्रांस से लौटते हुए नेपोलियन को किस रूप में दर्शाया गया है? तो उत्तर में हो जाएगा डाकिया के रूप में, मैसेंजर। छठवा हमारा हो जाएगा 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका के सबसे बड़े औपनिवेशिक क्षेत्र का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा औपनिवेशिक जो क्षेत्र का उसका नाम है पश्चिमोत्तर अफ्रीका। सातवां है 1764 में कताई प्रक्रिया में उपयोगी मशीन कौन सी थी? उत्तर है स्पिनिंग मशीन। कौन सी मशीन थी? स्पिनिंग मशीन। हमारे 7 हैं 5वें प्रश्न में, तो इनको हम देख लेते हैं। अब पहला क्या है, अंडमानी टील जाति प्राकृतिक व भौगोलिक सीमाओं के सामान्य क्षेत्रों में पाई जाती है। यह असत्य है, क्योंकि अंडमानी टील प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं के सामान्य क्षेत्रों में नहीं अपितु विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा, सरदार सरोवर बांध परियोजना से गुजरात में 173 गाँव व 9,490 कस्बे लाभान्वित हुए। यह इन्होंने इसे सत्य बताया है, लेकिन ये क्या है? असत्य है। आप जब अपनी पुस्तक में देखेंगे तो 173 कस्बे और 9,460 क्या गांव, क्योंकि कस्बे यानी शहर होता है, शहर सिटी ज़्यादा होते हैं या गांव? आप बताइए, गांव ज़्यादा होते हैं, शहर जिले कस्बे कम होते हैं। तो इधर गलती है। 173 क्या थे? 173 कस्बे थे और 9,490 गांव थे, इसलिए यह असत्य है। इन्होंने सत्य बताया है, यह गलत है। तीसरा आपका है, ब्रिटेन में भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने कॉर्न लॉ लागू किया। यह बिल्कुल सत्य है। देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई युद्ध के समान स्थिति शीत युद्ध कहलाती है। यह असत्य है। क्योंकि ऐसी स्थिति में गृह युद्ध कहते हैं, ना कि शीत युद्ध। शीत युद्ध वह होता है दो देशों के बीच लंबे समय तक खटपट चलती रहती, जिस प्रकार हमारे भारत देश और पाकिस्तान में चलती रहती, उसे शीत युद्ध कहते हैं। पांचवा है, जन संघर्ष को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है। यह सत्य है। जन संघर्ष के जरिए लोकतंत्र का विकास होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 4 क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है। यह असत्य है। अर्थव्यवस्था कितने मुख्य हैं? 3 हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब है हमारा प्रश्नोत्तर थे अपनी। तो छठवां है, हामुस किसे कहते हैं? अथवा में मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो हामुस
पहला का उत्तर है पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को हामूस कहते हैं। ये मृदा निर्माण के जैव पदार्थ होते हैं। ये तो और अथवा वाला है मृदा संरक्षण के 2 उपाय 4 नीचे लिखे हैं। समोच्च जुताई ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतरण जुताई करनी चाहिए। इससे जल के बहाव की गति कम होती है। दूसरा है पट्टी कृषि ढाल वाली भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए। इससे पानी के बहाव को कम किया जा सकता है। हम जो हैं अथवा वाले भी देखते जा रहे हैं, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए देखें जरूर। 7वां प्रश्न है आपका UNCED से आप क्या समझते हैं? उत्तर है UNCED द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन कहा जाता है। अथवा में आपका नवीकरण व अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? तो उत्तर है नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग होने के बाद तकनीक के प्रयोग से पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। अनवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जो एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल एक बार जला दो दोबारा नहीं हो सकता। सूर्य की जो ऊर्जा है वह तो हमारे लिए अनंत मात्रा में है हमारे पास। 8वां है सुवेद्य जातियों से क्या आशा है? उत्तर हो जाएगा सुवेद्य जातियाँ ये वैसे जातियाँ हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है। यदि इन पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली तो ये जातियाँ एक दिन संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगी। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी का डॉल्फिन इत्यादि। अथवा है आपका प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की 2 विशेषताएं लिखिए। इन्होंने 4 दे दी हैं तो हम देख लेते हैं चारों, जिससे दिमाग में 2 तो रहेंगी ही रहेंगी। पहला, टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना 1973 में आरंभ की गई। यह परियोजना केवल बाघ संरक्षण मात्र नहीं अपितु एक बड़े जैव जाति को संरक्षित करने का प्रयास है। इसके माध्यम से बाघ का शिकार, व्यापार, उसकी चमड़ी, नाखून इत्यादि के गैर कानूनी उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वन्य जीवन संरक्षण के 2 उपाय बताइए। उत्तर हो जाएगा पहला उपाय 2 पढ़ लेते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू कर उसका पालन सुनिश्चित करना, संकटग्रस्त जातियों के बचाव तथा उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाकर रक्षण करना। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। ये अथवा में है जैव विविधता को कम करने वाले 2 मुख्य कारणों को लिखिए। तो उसके 2 मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं। जैव विविधता कम करने वाले 2 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। आपका पहला हो जाएगा आवास बनाने हेतु भूमि की बढ़ती मांग के कारण हमने जंगलों को उजाड़ कर उसे कृषि भूमि में बदल दिया है। इससे वन क्षेत्र कम हो गया है। दूसरा है सड़क, रेल तथा बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण हमने वनों को क्षति पहुंचाई है। इस तरह के मानवीय क्रियाकलापों ने प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जैसा कि आपको पता है जहाँ से भी रोड निकलता है उधर बिल्कुल विनाश कर देते हैं पेड़ पौधों का। ऐसे हमारे गांव में हो रहा है अभी। प्रश्न क्रमांक 10 है रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अगर PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखें।
उत्तर हो जाएगा रोपण कृषि की दो विशेषताएं। पहला है रोपण कृषि अर्थात प्लांटेशन खेती में एकल नगदी फसल उगाई जाती है। यह फसल एक लंबे चौड़े क्षेत्र में बोई जाती है। यह दो हमारे हो गए विशेषताएं। आप सारी की सारी एक बार जरूर पढ़ लें, पाँचों की पाँच। अब दूसरा है अथवा में झूम कृषि से क्या तात्पर्य है, आपने अवश्य पढ़ा होगा, बहुत ही रोचक तथ्य है। चलिए देखते हैं। प्रति वर्ष जंगल को काटकर की जाने वाली खेती को झूम खेती कहते हैं। इसके अंतर्गत जंगल को काटकर जलाकर खेती की जमीन तैयार की जाती है। यह एक तरह की आदिम प्रकार की खेती है जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्लेश और वर्ण प्रकार की इस खेती को उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम खेती कहते हैं। जो कि अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 11 में क्या है, भारत की एक खाद्य फसल व उसकी दो अनुकूल भौगोलिक दशाएं लिखिए। तो उत्तर में है भारत में अनेक खाद्य फसलें हैं जैसे गेहूं, चावल, दलहन और तिलहन आदि। इनमें से प्रमुख खाद्य फसल चावल की दो अनुकूल भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित हैं। इसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 सेल्सियस डिग्री से ऊपर चाहिए होता है। दूसरा, वातावरण में आर्द्रता अधिक यानी 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो। जहाँ पर इतनी वर्षा नहीं होती है तो उधर सिंचाई करके भी यह फसल उगाई जा सकती है। दूसरा अथवा वाला था, भारत को एक अखाद्य फसल व यानी भारत की व उसकी दो अनुकूल भौगोलिक दशाएं लिखिए। तो उत्तर में लिखना है भारत में अनेक अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं जैसे कपास, जूट और रेशम आदि। इनमें से कपास उत्पादन के लिए प्रमुख भौगोलिक दशा निम्नानुसार होना चाहिए। काली मिट्टी वाले क्षेत्र में उपजाई जाती हैं जैसे हमारे मध्य प्रदेश की काली मिट्टी है, कपास के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी है। दूसरा, उच्च तापमान और हल्की वर्षा वाला क्षेत्र हमारा मध्य प्रदेश है। उच्च तापमान है और हल्की वर्षा यहाँ पर उपलब्ध होती है। 12 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 1850 के दशक में भारतीय बुनकरों के समक्ष आई दो चुनौतियों को बताइए। तो उत्तर में लिखना है 1850 में भारतीय बुनकरों के समक्ष आई दो चुनौतियां निम्नलिखित हैं। पहली है 1850 के दशक में मैनचेस्टर से भारत में कपड़ों का आयात बढ़ने से भारतीय बुनकरों के कपड़े बिकना कम होता गया। दूसरा, मशीनों से बने कपड़े सस्ते होने के कारण भारतीय बुनकरों को अपने कपड़ों की लागत भी निकालना कठिन हो गया। तीसरा, भारतीय बुनकर इलाकों में गिरावट और बिक्री के आलम हो गए। अथवा में है भारत में स्थिति और कोई दो बृहत औद्योगिक क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो उसका उत्तर निम्न है, ये है। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। भारत में स्थित कोई दो बृहत्तर औद्योगिक क्षेत्रों के नाम। तो 4 लिख दिए हैं, आप 2 पढ़ लें। महाराष्ट्र का सूती वस्त्र उद्योग, पश्चिम बंगाल का पटसन उद्योग हो गए 2। आप इनमें से 4 में से कोई भी 2 पढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 13 है, एफ्रो अमेरिकी शब्द से क्या तात्पर्य है। एफ्रो अंडरस्टैंड। तो इसका उत्तर है एफ्रो अमेरिकी उन अफ्रीकी लोगों के वंशज जो 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिकी में गुलाम बनकर लाए गए थे, एफ्रो अमेरिकी कहलाते हैं। अथवा है अश्वेत शक्ति आंदोलन को समझाइए। तो उत्तर है अश्वेत शक्ति आंदोलन। यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। हमारा क्वेश्चन है 14 है, वैश्वीकरण को समझाइए। तो वैश्वीकरण को समझाइए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। तो इसका उत्तर देख लीजिए। वैश्वीकरण
का उपयोग सामान्य तौर पर आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में करते हैं, जिसमें विश्व के बाजारों के बीच भौगोलिक सीमाओं के परे पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है। अन्य उत्तर विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। दूसरा जो यह है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये उत्तर विशिष्ट है। अब इसका अथवा वाला उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर निम्न है। उदारीकरण, तो उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है। और हमारा आगे का प्रश्न है प्रश्न 15। प्रश्न 15 है सूरत बंदर। प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक हमारा 15 है सूरत बंदरगाह के 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंचने के कारण लिखिए। तो जल्दी से हम उत्तर देखते हैं। उत्तर सूरत बंदरगाह के 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंचने के कारण निम्नलिखित थे। पहला, 18वीं सदी के पूर्व सूरत बंदरगाह से स्थानीय व्यापारी व्यापार करते थे, परंतु जब भारतीय संसाधनों और राजाओं के बंदरगाह में यूरोपीय कंपनियों का दबदबा हुआ तो उन्हें यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय व्यापारियों के दबदबे वाले बंदरगाहों का उपयोग न कर नवीन बंदरगाह बम्बई और कलकत्ता स्थापित किए और उत्पाद की गुणवत्ता तथा सत्ता संसाधनों पर नियंत्रण के कारण कलकत्ता और बम्बई का प्रभुत्व बढ़ता गया, जबकि सूरत और हुगली हाशिए पर चले गए। दूसरा प्रश्न है लंदन को 17वीं शताब्दी में फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता है। वह वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अवश्य लिख लें। तो उत्तर हो जाएगा गाँवों और शहरों का संबंध आदि औद्योगिकरण से गांव और शहर में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। व्यापारी शहरों में निवास करते थे परंतु उत्पादन के गांवों से करवाते थे। उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए वे गांव आया जाया करते थे। वे वहां से उत्पादित सामान शहर ले जाते थे और उसे बेचते थे। इंग्लैंड में कपड़ा व्यवसाय इसी प्रकार होता था। व्यापारी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे, फिर इस ऊन को वे सूत काटने वाले तक पहुंचाते थे। तैयार धागा वस्त्र बुनने वाले चुंटों के सहारे कपड़ा समेटने वाले और कपड़ा रंगने वाले के पास ले जाया जाता था। रंगा हुआ वस्त्र लंदन पहुंचता था, वहां उसकी फिनिशिंग होती थी, यानी रंगा जाता था उसे, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था। मुख्य उधर कपड़ों को रंगा जाता था इसलिए उसे फिनिशिंग कहते थे। बस 16वां है ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा परंपरागत ऊर्जा के जो हैं वह निम्न है। पहला हो जाएगा ये गैर नवीनीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल होते हैं। जो पारंपरिक हैं, कौन से पारंपरिक हैं वह पढ़ लीजिए। दूसरा, पारंपरिक स्रोत कुछ समय पश्चात लुप्त हो जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे, जैसे कि लकड़ी का जलाना, गोबर के कंडे बनाना। इन स्रोतों से प्रदूषण होता है जल, वायु तथा थल प्रदूषण। कैसे कंडा जलेगा तो धुआं निकलेगा। चौथा, यह प्रदूषण प्रकृति को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है तथा ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण भी है। अथवा वाला है ऊर्जा संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। मृदा संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, उनका बचाव करना क्यों आवश्यक है।
तो अथवा वाला जो उत्तर हो जाएगा वह इधर से है। आर्थिक विकास के लिए यानी प्रत्येक आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। आर्थिक विकास की परियोजनाओं को नियंत्रित बनाए रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। ये आपका जो बड़ा प्रश्न है, इसलिए आपको वीडियो को रोक लेना है और इसे पढ़ लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलो ले लिया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 क्या है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? हर बार प्रश्न पूछा जाता है, वार्षिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। टिक कर लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए। उत्तर हम पढ़ लेते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा थाने में आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। इसके फलस्वरूप 22 पुलिसकर्मी जेल में खत्म हो गए। महात्मा गांधी को लगा कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को अभी और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, अतः गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। अथवा में है प्रथम विश्व युद्ध का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यह निम्नलिखित आपका आंसर है। ये है उत्तर आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लंबा बहुत बड़ा प्रश्न है, 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले। तो आज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर आप पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 है। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन आयामों पर निर्भर होता है? तो उत्तर में आपके लिए ये लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा वाला सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप लेते हैं, समझाइए। उसका ए है आधा, वो उसका पहले नंबर का जो आधा है वह इधर है, ऊपर था। अथवा वाला का उत्तर ये रहा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19, 3 नंबर का। ये 3 नंबर के प्रश्न हम जो देख रहे हैं, ये 3 नंबर के प्रश्न हैं। कर्जदार को ऋण लेते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कर्जदार को कर्ज लेते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो निम्न अनुसार हैं। पहला, ब्याज की ऊंची दरें, जो कि गरीब के लिए मुश्किलें पैदा कर लेती हैं। कर्ज लेने के औपचारिक स्रोतों की जानकारी न होने पर कर्जदार अनौपचारिक स्रोतों के जंजालों में फंस जाता है। तीसरा, कर्जदाता कर्ज लेने वाले कर्ज अदायगी के बदले गारंटी की मांग करता है, जो कि कमजोर सामाजिक क्षेत्र से आने वाले कर्जदार के लिए कठिन हो जाता है। अनेक बार गारंटी भी पैसे की मांग करता है। तो अथवा वाला है बैंक ऋण देने में असमर्थता व्यक्त करता है। उक्त कथन स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा में है, तो इसका उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है प्रश्न क्रमांक 20, उपभोक्ता जागरूकता के महत्व को समझाइए। ये बहुत मोस्ट IMP प्रश्न है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आधा इधर बताया गया है, आधा दूसरे पेज पे। अथवा वाला भी पढ़ लीजिए। जागरूक उपभोक्ता स्थानीय बाजार जाने पर अपने कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करेगा? वीडियो को रोककर एक बार इसकी रीडिंग अवश्य कर लें। यह है आपका प्रश्न का उत्तर, उसका आधा लॉन्ग आंसर है। और भी इधर, हाँ चलिए अथवा वाला देख लीजिए इधर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोककर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका 21, असहयोग आंदोलन का कारण और परिणाम लिखिए। ये भी बहुत असहयोग आंदोलन पूछा जाता है बार बार। इसका आंसर भी 4 नंबर का है, तो 150 शब्द का है, लंबा है। तो आप एक बार काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार पढ़ लें या वीडियो को रोक कर पढ़ लें। अथवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तार पूर्वक समझाइए। इसके आगे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर 2 तक हमने बता दिया था, ये दूसरा, तीसरा पॉइंट, चौथा और 5वां पूरा नहीं हुआ। चलिए हम 5वां पूरा अब अगले स्क्रीनशॉट में देखते हैं। ये आपका पूरा 5वां। इस प्रकार आपका बहुत बड़ा एक क्वेश्चन का आंसर है, तो इसे आप अवश्य
स्क्रीनशॉट लेते जाएं और लिखते जाएं, पढ़ लें एक बार। बस मेरा काम आपको बताना, आपका काम है सिर्फ एक बार पढ़ लेना, इसके लिए दिमाग में फील्ड हो जाता है। ये अथवा का आंसर तीसरा पॉइंट तक हमने देख लिया। चौथे से देखते हैं। चौथे से स्क्रीनशॉट ले लें, हमने छठवीं तक देख लिया। चलिए पढ़ लिए इसी वीडियो को रोक कर। ये है और इसका आगे का यह पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आपके लिए क्या 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 150 शब्द का रहता है। और इसलिए आप इसको 1-2 बार स्क्रीनशॉट लेके अवश्य पढ़ लें। मोस्ट IMP प्रश्न है ये, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व। अच्छे पॉइंट बनाए गए हैं सर द्वारा, मनीष सर। ये है आपका 3rd 4th क्वेश्चन क्रमांक 22 है। दबाव समी राजनीतिक दल में अंतर क्या है? यह अंतर अवश्य आपके लिए बोर्ड परीक्षा में पूछा जाना है। राजनीति दलों के प्रमुख कार्य लिखिए, इनमें से दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इनको अवश्य लिखें, याद करें। 5 अंतर इन्होंने बताए हैं, तो आप इनको लिख लें। 5 अंक आपके लिए 4 अंक का आता है, तो 4 अंतर कम से कम आपको लिए लिखना पड़ता है। 5 दिए हैं, आप 5 पढ़ लें स्क्रीनशॉट लेकर। अथवा वाला आपका नीचे दिया गया है, जो आपका कार्य है वह निम्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ये स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए 4 नंबर का आता है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए आप इसे 2-4 बार अवश्य पढ़ लें, इससे आपके दिमाग में फील्ड हो जाए। 6वां पॉइंट इसका। 7वां पॉइंट जो सोशल साइंस है, अगर आपके लिए इसमें अच्छे अंक चाहिए हैं, तो इसको आपके लिए कुछ नहीं करना, बार बार पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। और आपके लिए जो पेपर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आना है, और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा तभी लिख पाएंगे जब आप सामाजिक विज्ञान को, सोशल साइंस को बार बार रिपीट बाय रिपीट यानी मैनी टाइम्स आप रीडिंग करेंगे। इसीलिए मेरी आपसे एक सलाह है कि आप सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस को, पुस्तक को यानी मैनी टाइम्स रीडिंग करें, यानी पढ़ें, उसे स्टडी करें समझते हुए। 23वां आपका प्रश्न था, जो आखिरी प्रश्न था आपका, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। और बहुत ही IMP प्रश्न था, यानी आपका जो मैप है उसमें आपके लिए अंकित करना था। क्या अंकित करना था? इनमें से कोई एक कर दीजिए, या ये वाली कर्क रेखा, अथवा में कच्छ की खाड़ी, सुआ, ये कुछ थे। तो इसका आंसर देखते हैं इन्होंने दिया ही नहीं दिया इनका। आप इसका अगर आपके लिए आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें इसका, क्योंकि ये मोस्ट IMP है मैप, और इसका मेरे पास आंसर है। अगर आपके लिए चाहिए तो कमेंट कर दें कि ब्रदर दोस्त मुझे ये इसकी वीडियो बना दीजिए, इसकी जो IMP है, जो क्या है मैप, क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर मुझे बता दीजिए। तो आप जब तक कम से कम 10 कमेंट आएंगे तभी वीडियो बनाऊंगा, इसलिए कमेंट आप करें, अपने दोस्तों से कमेंट करवाएं, तो वीडियो को लाइक करें। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल पर अभी तक एक भी वीडियो लाइव मैंने नहीं ली है, लाइव नहीं डाला है। तो अगर आप कहें तो आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं लाइव वीडियो यानी लाइव आऊँगा किसी वीडियो में। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए मेरे चैनल पर, तभी लाइव आऊँगा। उस वीडियो में मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दूंगा, मैं कहाँ का हूँ, किस क्लास में पढ़ता हूँ, कितनी उम्र है, ये सभी जानकारी, मेरे चैनल की प्रोग्रेस कैसी हुई, कब बनाया मैंने चैनल, इस प्रकार जो हिस्ट्री है मेरी और मेरे चैनल की, वह सभी मैं आपके साथ साझा करूंगा। कब? लेकिन जब मेरे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मेरे चैनल को शेयर कर दें, जिससे जल्दी से जल्दी हमारे जो आपका चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, आप सभी का है, तो इस पर 10,000 सब्सक्राइबर 10 के कंप्लीट हो जाएँ, और फिर मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूं जो कि आपके लिए मदद करेंगी आर्थिक रूप से, यानी इकोनॉमिक रूप से आपके लिए मदद करेंगी। आप सभी मित्रों की, आप सभी की मदद से
है सब हो पाया है और होगा, और सभी जानकारी मैं उस वीडियो में बताऊंगा, लाइव आऊँगा। तो आप कमेंट करें कि हाँ आप लाइव आइए, आपकी जानकारी दीजिए, तो मैं आऊँगा, ना मैं नहीं आने वाला। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सभी विषयों के जो अर्धवार्षिक त्रैमासिक के हैं उनके आंसर इस चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। और अगर आपके लिए PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, देखें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अंत तक यह वीडियो देखी होगी। जो भी अंत तक अभी देख रहा है उसके मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं, और उसे वीडियो देखने के लिए लाख लाख शुक्राना, लाख लाख धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना जानकारी के साथ। धन्यवाद।